मोदी के संबोधन को लेकर रवीश कुमार का सीधा सवाल। आइए जानते हैं रवीश कुमार ने क्या लिखा है। रवीश कुमार लिखते हैं, 20 साल बाद क्यों याद किया Y2K को मोदी ने। 21वीं सदी का पहला ग्लोबल झूठ था Y2K। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, इस सदी की शुरुआत में दुनिया में Y2K का संकट आया था। तब भारत के इंजीनियरों ने उसे सुलझाया था। प्रधानमंत्री ने जाने अनजाने में कोरोना संकट की वैश्विकता की तुलना Y2K जैसे एक बनावटी संकट से कर दी। एक ऐसे संकट से जिसके बारे में बाद में पता चला कि वो था ही नहीं। जिन्होंने इसके बारे में सुना होगा वो इसकी पूरी कहानी भूल चुके होंगे, और जो 1 जनवरी 2000 के बाद पैदा हुए मुमकिन है उन्हें कहानी का कुछ पता ही ना हो। Y2K का मतलब है ईयर 2000, जिसे संक्षेप में Y2K लिखा गया। Y2K इस सदी का पहला ग्लोबल फेक न्यूज़ था, जिसे मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने गढ़ने में भूमिका निभाई, जिसकी चपेट में आकर सरकार ने करीब 600 अरब डॉलर से अधिक की रकम लुटा दी थी। इस राशि को लेकर भी अलग अलग पत्रकारों ने अपने हिसाब से लिखा था। किसी ने 800 अरब डॉलर लिखा तो किसी ने 400 अरब डॉलर लिखा। तब फेक न्यूज़ कहने का चलन नहीं था। HOAX यानी अफवाह कहा जाता था। Y2K संकट पर ब्रिटेन के पत्रकार निक डेविस ने एक बेहद अच्छी शोधपरक किताब लिखी है, जिसका नाम है फ्लैट अर्थ न्यूज़। ये किताब 2008 में आई थी। Y2K को मिलेनियम बग भी कहा गया है। अफवाहें फैलाई गई और फैलती चली गई। इस मिलेनियम बग के कारण 31 दिसंबर 2000 की रात 12 बजे कंप्यूटर की गणना शून्य में बदल जाएगी और फिर दुनिया में कंप्यूटर से चलने वाली चीज़ें अनियंत्रित हो जाएगी। अस्पताल में मरीज मर जाएंगे, बिजली घर ठप हो जाएगी, परमाणु घर उड़ जाएंगे, आसमान में उड़ते विमानों का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट जाएगा और दुर्घटना होने लगेगी। मिसाइलें अपने आप चलने लगेगी। अमेरिका ने तो अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी थी। इसी के जैसा भारत के हिंदी चैनलों में एक अफवाह उड़ी थी कि दुनिया 2012 में ख़त्म हो जाएगी, जो कि नहीं, बल्कि लोगों में उत्तेजना और चिंता पैदा कर चैनलों ने TRP बटोरी और खूब पैसे कमाए। इसकी कीमत पत्रकारिता ने चुकाई और वहाँ से हिंदी टीवी पत्रकारिता तेज़ी से दरकने लगी। मंकी मैन का संकट टीवी चैनलों ने गढ़ा। कोरोना के कश्मीर बन जाने का झूठ गढ़ा था। कई सरकारों ने Y2K संकट से लड़ने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। भारत भी उन्हीं में से एक था। आउटलुक पत्रिका में छपा है कि भारत ने 1800 करोड़ खर्च किए थे। Y2K को लेकर कई किताबें आई और बेस्ट सेलर हुई। इस संकट से लड़ने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने फर्जी कंपनियां बनवाई और सॉफ्टवेयर किट बेचकर पैसे कमाए। बाद में पता चला कि ये संकट तो था ही नहीं, तो फिर समाधान किस चीज़ का हुआ। भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियों ने इस संकट का समाधान नहीं किया था, बल्कि इस अफवाह से बने बाजार में पैसा बनाया था। ये वैसा ही था जैसे दुनिया की कई कंपनियों ने एक झूठी बीमारी की झूठी दवा बेचकर पैसे कमाए थे, जैसे गंडा ताबीज़ बेचकर पैसा कमा लेते हैं। बेस्ट सेलर किताब लिखकर लेखकों ने भी पैसे कमाए थे और एक खबर के आसपास बनी भीड़ की चपेट में मीडिया भी आता गया और वो उस भीड़ को सत्य की खुराक देने की जगह झूठ का चारा देने लगी, ताकि भीड़ उसकी खबरों की चपेट में बनी रहे। 31 दिसंबर 1999 की रात दुनिया सांस रोके कंप्यूटर के नियंत्रण से छुट्टी पाकर बेलगाम होने वाली मशीनों के बहक जाने की खबरों का इंतज़ार कर रही थी। 1 जनवरी 2000 की सुबह प्रेसिडेंट क्लिंटन काउंसिल ऑन एयर 2000 कन्वर्जन के चेयरमैन जॉन कैसिकन ऐलान करते हैं कि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन तक ऐसी कोई जानकारी नहीं पहुंची कि Y2K के कारण कहीं सिस्टम ठप हुआ हो। Y2K कोई कहानी ही नहीं थी, कोई संकट ही नहीं था। 21वीं सदी का आगमन झूठ के स्वागत के साथ हुआ था। उस दिन सत्य की हार हुई थी।
पत्रकार निक डेविस ने अपनी किताब में लिखा है कि ठीक है कि पत्रकारिता के नाम पर भांड, दलाल, चाटुकर्ता, तलवे चाटने वाले पत्रकारों ने बेशर्मी से इस कहानी को गढ़ा। उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ख़ास बात यह है कि अच्छे पत्रकार भी इसकी चपेट में आए और Y2K को लेकर बने माहौल के आगे सच कहने का साहस नहीं कर सके। निक डेविस ने इस संकट के बहाने मीडिया के भीतर जर्जर हो चुके ढांचे और बदलते मालिकाना स्वरूप की भी बेहतरीन चर्चा की। ऐसा एक जगह छपा हुआ है कि कई जगहों पर उसे उभरने लगता है। फिर कॉलम लिखने वाले लेकर पत्रकारों की कलम से धारा प्रवाह बहने लगता है। Y2K की शुरुआत कनाडा से हुई। 1993 के मई महीने में टोरंटो शहर के फाइनेंशियल पोस्ट नाम के अखबार के भीतर एक खबर छपी। 20 साल बाद मई महीने में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सदी के पहले ग्लोबल फेक न्यूज़ को याद किया। तब कनाडा के उस अखबार के पेज नंबर 37 पर यह खबर छपी थी। सिंगल कॉलम की खबर थी, बहुत छोटी सी। खबर में थी कि कनाडा के एक टेक्नोलॉजी कंसल्ट पीटर जैगर ने चेतावनी दी थी कि 21वीं सदी शुरुआत की आधी रात कई कंप्यूटर सिस्टम बैठ जाएंगे। 1995 तक आते आते ये छोटी सी खबर कई रूपों में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और जापान तक फैल गई। 1997 से 1998 तक आते आते ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर का रूप ले चुकी थी। बड़े बड़े एक्सपर्ट इसे लेकर चेतावनी देने लगे और एक ग्लोबल संकट की हवा तैयार हो गई। Y2K ने मीडिया को हमेशा के लिए बदल दिया। फेक न्यूज़ अपने आज के स्वरूप में आने से पहले कई रूपों में आने लगा। मीडिया का इस्तेमाल जनमत बनाकर कारपोरेट अपना खेल खेलने लगा। फेक न्यूज़ के तंत्र ने लाखों लोगों की हत्या करवाई। झूठ के आधार पर इराक युद्ध गड़ गया जिसमें 16 लाख लोग मारे गए। तब अधिकांश मीडिया ने इराक से संबंधित प्रोपोगंडा को पेंटागन और सेना के नाम पर हवा दी। मीडिया हत्या के ग्लोबल खेल में शामिल हुआ। इसलिए कहता हूँ कि मीडिया से सावधान रहें, वो अब लोक और लोकतंत्र का साथी नहीं है। आपके समझने के लिए एक और उदाहरण देता हूँ। ब्रिटेन की संसद ने एक कमेटी बनाई। सर जॉन टिलकॉट की अध्यक्षता में इसका काम था कि 2001 से 2008 के बीच ब्रिटेन की सरकार के उन निर्णयों की समीक्षा करना था जिसके आधार पर इराक युद्ध में शामिल होने का फैसला हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन पहली बार किसी युद्ध में शामिल हुआ था। इस कमेटी का सामने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की पेशी हुई थी। द इराक इंक्वायरी नाम से ये रिपोर्ट 2016 में आ चुकी है। 6000 पन्नों की है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इराक के पास रासायनिक हथियार होने के कोई सबूत नहीं थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने संसद और देश से झूठ बोला। उस वक्त ब्रिटेन में 10 लाख लोगों का प्रदर्शन हुआ था इस युद्ध के खिलाफ, मगर मीडिया सद्दाम हुसैन के खिलाफ हवा बनाने लगा। टोनी ब्लेयर की छवि ईमानदार हुआ करती थी। उनकी छवि के आगे कोई विरोध प्रदर्शन टिक नहीं सका। सभी को लगा कि हमारा युवा प्रधानमंत्री ईमानदार है, वो गलत नहीं करेगा। लेकिन उसने अपनी ईमानदारी को धूल की तरह इस्तेमाल किया और लोगों की आंखों में झोंक दिया। इराक में लाखों लोग मार दिए गए। सिर्फ एक अखबार था, डेली मिरर, जिसने 2003 में टोनी ब्लेयर के खून से सने दोनों हाथों की तस्वीर कवर पर छापी थी। बाकी सारे अखबार गुणगान में लगे थे। जब चिलकॉट कमेटी की रिपोर्ट आई तो गुणगान करने वाले अखबार ने ब्लेयर को हत्यारा लिखा। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्ट जारी हो रही थी उसमें इराक युद्ध में शामिल हुए सैनिकों के परिवार वाले भी मौजूद थे जिन्होंने ब्लेयर को हत्यारा कहा। आप पुलवामा के शहीदों के परिवार वालों को भूल गए होंगे। उन्हें किसी सरकारी योजना देखा भी नहीं होगा। बहरहाल मीडिया का तंत्र अब कातिलों के साथ हो गया है। इराक युद्ध के बाद भी लाखों लोगों का अलग अलग तरीके से मारा जाना अब भी जारी है। Y2K का संकट अनजाने में फैल गया। इसने कंप्यूटर सिस्टम को ध्वस्त नहीं किया बल्कि बता दिया कि इस मीडिया का सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। आप दर्शक और पाठक मीडिया के बदलते खेल को समझ सकते हैं, तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप बर्बाद ना हो जाएंगे। भारत में अब मीडिया के भीतर फेक न्यूज़ और प्रोपोगंडा ही उसका सिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर इस सिस्टम को कौन समझ सकता है? आपसे बेहतर गोदी मीडिया को कौन समझ सकता है? दुनिया के लिए Y2K संकट की अफवाह 1 जनवरी 2000 को समाप्त हो गई थी,
लेकिन मीडिया के लिए, खासकर भारतीय मीडिया के लिए तो Y2K संकट आज भी जारी है। आज भी वो झूठ के जाल में आपको फंसाते जा रहे हैं, फांसे हुए हैं आपको। आगे नितिन ठाकुर ने लिखा है, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आत्मनिर्भर होना होगा। कोई ये बता दे कि अब तक रोक कौन रहा था, अब भी कौन रोक रहा है? बनाना आपको ही है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति आपकी निजी क्षमताओं में और राष्ट्र अपनी योजनाओं में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य ही रखते हैं। आपको ये नहीं बताना कि क्या होना चाहिए, क्योंकि ये कोई रहस्य नहीं है। आपको तो ये बताना है कि आप करने कैसे वाले हैं, योजना क्या है। प्रवचन नहीं, रोड मैप देना है। प्रवचन तो तब दिया जाए जब कोई पहले से आत्मनिर्भर होने पर सहमत ना हो। यहाँ तो सभी सहमत है, लेकिन करना आप ही को है। आगे विक्रम सिंह चौहान ने लिखा है, आत्मनिर्भर भारत। ये गोविंद मंडल है, बंगाल के रहने वाले, दिल्ली में मैकेनिक का काम करते थे। लॉकडाउन के पहले इनके मालिक ने इन्हें 16,000 रुपये दिए और काम पर आने से मना कर दिया। 1.5 महीने तक किसी तरह इसी पैसे से परिवार के भरण पोषण में लगे रहे। अंत में उनके पास मात्र 5,000 बचे। फिर उनके सामने भूख से मरने की नौबत आ गई। तब उन्होंने अपने घर वापसी के लिए सोचा, लेकिन लौटने का कोई साधन नहीं मिला। दिल्ली से बंगाल की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर होने के कारण एक बार वो सोचने पर मजबूर हो गए। लेकिन अपने बच्चे एवं पत्नी के लिए उन्होंने दिल्ली में ही एक व्यक्ति से 5,000 में एक सेकेंड हैंड रिक्शा खरीदा। रिक्शा वाले बेचने वाले काफ़ी मिन्नत की और उससे 200 कम किया, और उसी 200 के साथ घर का सारा सामान लेकर रिक्शा में अपने पत्नी और बच्चे को लेकर गोविंद दिल्ली से बंगाल के लिए चल पड़े। उन्होंने बताया कि घर से निकलने की दिक्कतें शुरू हो गई। सामान लेकर थोड़ी दूर पहुंचा तो रिक्शा पंक्चर हो गया। दुकानदार ने इसके लिए उनसे 140 रुपये वसूले। अब गोविंद के पास सिर्फ 60 रुपये बचे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे निकलता रहा। यूपी पुलिस ने इस पर दया करते हुए छोटा गैस सिलेंडर उन्हें भरकर दिया। रास्ते में जहाँ भी गरीबों के लिए खाना मिलता ये लोग खाते और रास्ते के लिए पैक भी कर लेते। गोविंद मंडल 1350 किलोमीटर तक रिक्शा चला चुके हैं। अभी लगभग 300 किलोमीटर और है। गोविंद कसम खाते हैं, गांव में रहकर जैसे तैसे गुजारा कर लूँगा, पर शहर कभी नहीं जाऊँगा। आगे धनंजय कुमार ने लिखा है, मजदूरों के पैसों से चमके भोजपुरी फिल्मों के स्टार कहाँ हैं? एक फेसबुक साथी मिथिलेश सिंह ने मेरे एक पोस्ट पर अपने कमेंट में बहुत ही सही सवाल उठाया है। वही पब्लिक ना जिनके पैसों से भोजपुरी फिल्मों की कमाई होती है, और आज वही मजदूर वर्ग सड़कों पर भूखे प्यासे अपने गांव जाने के चाह में भटक रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए, बेचारे भटक ही रहे हैं। किधर है वो भोजपुरिया कलाकार जिनकी रोटियां इन मजदूर वर्ग के पैसे से चलती है? आभार मिथिलेश, ये सवाल मुझे करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये ध्यान नहीं आया। खैर, आपका आभार। बात सही है, बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों के दम पर ही भोजपुरी सिनेमा और उनके सुपरस्टार का इनकलाब बुलंद हुआ है। लेकिन आज जब वो मजदूर संकट में है, सड़कों पर पैदल चल रहे हैं गांव जाने के लिए, वो सारे स्टार मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ कहाँ है? ये तीनों सत्ता के साथ है। मनोज तिवारी और रवि किशन सांसद और निरहुआ जी चुनाव हार गए, लेकिन चुनावों के दौरान स्टार प्रचारक हैं। 2 और सुपरस्टार हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल। आजकल यही दोनों शिखर पर हैं। 50 लाख के करीब एक फिल्म का मेहनताना लेते हैं, शो करते हैं अलग से। तो इन 5 कलाकार गायकों गालों पर चमक मजदूरों के पैसे से ही आई है। मैं भी यही मानता हूँ कि स्टार बनने में इनकी खुद की अपनी काबिलियत, मेहनत और किस्मत, लेकिन मजदूर का भी तो कुछ लगा है। क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता मजदूरों के लिए आगे आते? मनोज तिवारी तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अमित शाह मोदी के मुंह बोले, रवि किशन योगी जी के चहेते हैं, उनके इलाके से संसद हैं। चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया कुछ। क्यों? ये बड़ा सवाल है। आगे खालिद नदीम ने लिखा है, महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग पैदल अपने गांव घर लौट रहे हैं। राज्य के मराठा होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कहा कि गरीब लोगों को सुविधा नहीं दे सकते तो पैदल जाने वालों पर लाठी नहीं चलवा सकते।
रेल सेवाएं बंद करने और देशबंदी करने के पहले इनकी हालात पर विचार किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य की सीमा से मुफ्त बसें दौड़ाने का आदेश देते हुए कहा कि मजदूर पैदल जा रहे हैं, उनको बॉर्डर तक बस से छोड़ दिया जाए। वहीं कल यूपी और राजस्थान के पुलिस वाले आपस में मारपीट कर लिए। राजस्थान वाले कह रहे थे कि जो पैदल जा रहे हैं उनको जाने दो, यूपी वाले कह रहे हैं कि हम नहीं घुसने देंगे। वीडियो आई कि सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रही छोटी बच्चियां, महिलाओं से पुलिस उठक बैठक करा रही है। लॉकडाउन क्यों तोड़ा? सरकार के साथ पुलिस अमानवीय होती जा रही है। सरकार अलग अच्छी तो पुलिस प्रशासन भी अच्छा होगा। सारा ठीकरा पुलिस के सिपाही से लेकर अधिकारी के सर फूटता है, जबकि वो सरकार के आदेशों का पालन कर रहे होते हैं। क्या क्या दिन दिखा रहा है कोरोना।